नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में एक खिलाड़ी की जान चली गई। रायगढ़ के घरघोड़ा का यह पूरा मामला है। कबड्डी खेलते वक्त इस युवक की मौत हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस घटना पर दुख भी जताया और परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने 4 लाख की आर्थिक मदद इस मृतक के परिजनों के लिए देने का ऐलान किया है। इस प्रकार से कभी कभी दुर्घटना हो जाती है और ये बेहद दुखद है। लेकिन घटना तो हुई है, इसे कोई इनकार नहीं करता। और मृतक के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। पूरे परिवार दुख सहने की क्षमता ईश्वर प्रदान करे, कामना करता हूँ। और राज्य शासन के ओर से जो नियम है उसके तहत भी उसे राशि दी जा रही है। शिक्षण से भी मैंने 4 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। 4 लाख रुपया देने की घोषणा मैंने की। आए हुए रेड के लिए ये डिफेंड करते हुए अच्छी तरीके से सतीश ने लगाया डुबकी। तो 4 लाख की मुआवजा राशि देने का ऐलान भी सीएम ने किया। और खेलते वक्त इस तरह की दुर्घटनाएं ये दुखद है, परिवार के लिए भी ये दुखद है। 4 लाख की आर्थिक मदद मृतक के परिजनों को दी जाएगी। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन हो रहा है, जिला स्तर पर यह आयोजन करने हैं, जिला और ब्लॉक स्तर पर। और उसी दौरान ये रायगढ़ का पूरा मामला है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, खेल चल रहा था कबड्डी का और उसी दौरान ये घटनाक्रम हुआ। सामने की टीम के जो खिलाड़ी हैं वो पकड़ने की कोशिश इसे कर रहे थे। चूंकि एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, सांस रोक कर आपको कबड्डी या जो भी शब्द एक डिसाइड किया होता है वो प्रोनाउंस करना होता है और उस दौरान सांस पर नियंत्रण बहुत जरूरी होता है। और खिलाड़ी की मौत का यह मामला है। कबड्डी खेलते वक्त ही खिलाड़ी घायल हुआ था, अस्पताल ले जाते वक्त इसकी मौत हुई है। भाजपा ने खराब सड़क को इसकी मौत की वजह बताया है। बीजेपी के महामंत्री ओपी चौधरी का सरकार पर आरोप है, खराब सड़कों की वजह से अस्पताल पहुंचने में लगे 4.5 घंटे और जहां खेल हो रहा था वहां किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी। हलूमार गांव में छत्तीसगढ़ ओलंपिक के अंतर्गत कबड्डी खेलते हुए एक होनहार युवक ठंडाराम मालाकार की दुखद मृत्यु हो गई है। सबसे पहले मैं उन्हें अश्रुपूरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वहां पे कोई मेट के साथ कबड्डी नहीं खिलाया जा रहा था, कोई सुविधा नहीं थी और दूसरा स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं थी। इसलिए वहां के खेल आयोजकों के ऊपर तत्काल FIR दर्ज किया जाए। युवक के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी प्रदान करें। उस युवक के साथ घटना होने के बाद एम्बुलेंस में लाने के लिए 4.5 घंटे का समय लगा और उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। आए हुए सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधे ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, ये घटनाक्रम बेहद दुखद। ओपी चौधरी जब ये सवाल उठाते हैं कि मेडिकल होना चाहिए तो वो सवाल जायज लगता है, पर जब वो ये कहने लगते हैं कि इसी खराब सड़क की वजह से मौत हुई तो उन्हें आंकड़े देख लेने चाहिए कि जो NHAI है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहां पर कितने सड़क हादसे होते हैं, स्टेट हाईवे पर कितने हादसे होते हैं। क्या सभी के लिए मुआवजा मांगा जाए? ममता, देखिए, राजनीतिक बयानबाजी जो है इस मसले को लेकर तेज हो गई है, लेकिन ये ज़रूर है कि तमाम जो राजनीतिक बयानबाजियों के बीच में संवेदनशीलता भी एक बड़ी बात होती है और फैक्ट पे बात रखना भी एक इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। इसी मसले को लेकर अगर हम बात करें तो बीजेपी जो है एक पॉलिटिकल इशू इसको बनाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने इसको लेकर कहा है कि बीजेपी मौका देखते रहती है, वो ये नहीं देखती कि मसला कितना संवेदनशील है और हर मसले पर राजनीति करना ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो ये पूरी जो घटना हुई है उसको लेकर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो उन्होंने सांत्वना भी व्यक्त की और इसके साथ ही ये कहा कि जिला प्रशासन की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खेल के बीच में इस तरह की कई
कभी कभार जो है इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती है जो बेहद दुखद है, और इसको लेकर सरकार भी दुख व्यक्त करती है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो परिवार को किस तरीके से राहत, किस तरीके से जो है वो सहायता की जा सकती है, तो 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। ज़ाहिर तौर पर बीजेपी जो है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को लेकर एक तरह से कहें कि जब ये इसकी शुरुआत हुई थी तो वो अपनी स्ट्रेटेजी तय नहीं कर पा रही थी कि इसको लेकर क्या कहा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोगों से एक तरह से कहें कि मन से जुड़ा हुआ मुद्दा था। छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के खेल है उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये पूरी कोशिश जो है वो शुरू की थी। सरकार का कहना था कि इसके ज़रिए जो युवा पीढ़ी है वो अपने खेल को जानेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अब जब ये दुखद हादसा हुआ है तो उसके बाद में बीजेपी के लगातार धड़ाधड़ बयान आ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो ज़रूर है कि इसको पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश की जा रही है। आने वाले समय में और भी बयान आएंगे, लेकिन ये भी कहने वाली बात है कि जो कांग्रेस सवाल कर रही है कि तमाम जो सड़कें बनी हुई है, जो व्यवस्थाएं हैं वो बीजेपी की 15 साल की सरकार के समय की है, हम लगातार सुधार कर रहे हैं। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त आपको मध्य प्रदेश के रायसेन लिए चलेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंचे हुए हैं। आज हमने 16,000 लोगों के खाते में 345 करोड़ रुपया अभी डाले हैं, ताकि उन सब भाई और बहनों की जिंदगी पटरी पर चल सके। ये संबल अद्भुत योजना है। मेरी बहनों और भाइयों, संबल योजना में हमने कुछ चीजें तय की है। नंबर 1, अगर संबल योजना के अंतर्गत आने वाली मेरी बहनें, गरीब बहनें अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो 2 बेटा बेटियों तक जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया उसके खाते में डालते हैं, ताकि बेटा बेटी का लालन पालन वो कर सके। बचपन में मैंने देखा था, अगर गरीब बहन मजदूरी करती थी तो बेटा बेटी को जन्म देने के बाद वो 1 हफ्ता भी आराम नहीं करती थी और उसको मजदूरी करने जाना पड़ता था। मैं तब सोचता था कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब मेरी गरीब बहन को बेटा बेटी को जन्म देने के बाद घर पे कम से कम महीना भर आराम करने का मौका मिल जाए। और वो दिन तब आया जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हमने तय कर दिया कि ऐसी गरीब बहना के खाते में पहले 4 और बाद में 12,000 रुपया देंगे, ताकि घर में लड़ुआ भी बन जाए और आराम भी घर पे बैठ के कर सके। बताओ ये होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? देखो भैया, गरीबों की सरकार, किसानों की सरकार, आम आदमी की सरकार है। इसलिए पहली चीज ये पैसा खाते में डालना बेटा बेटी को जन्म देने पे। दूसरी चीज और सुन लो, पूरे प्रदेश में लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग स्थानों पर मुझे सुन रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं अब भी बता रहा हूं कि देखो मेरे बहनों और भाइयों, संबल योजना के अंतर्गत गरीब भाई और बहन आते हैं, मजदूर भाई और बहन आते हैं, और इन परिवारों में मेरे बेटा बेटियों की पढ़ाई हम फ्री करवाएंगे। और केवल सामान्य पढ़ाई नहीं, अगर उनका एडमिशन डॉक्टरी के लिए मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, सरकारी में होगा, चाहे प्राइवेट में हो, तो फीस चाहे भैया कितनी भी हो जाए, चाहे 5-10 लाख रुपया साल भी हो, तो वो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। ये विचार इसलिए कि गरीब से गरीब बेटा परिवार में जन्मे बेटा बेटी की भी बुद्धि और अकल होती है। अगर ठीक से पढ़ने का मौका मिल जाए तो हमारे ये बेटा बेटी भी बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं। मट्टी खोदने वाले का बेटा बेटी मट्टी काय को खोदे, अगर उसमें अकल है तो उसको आगे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? बताओ, अरे पढ़ना चाहिए कि नहीं? और इसलिए मामा साथ उनके खड़ा है। संबल योजना वरदान बन के आई मेरे बहनों और भाइयों। हमने तय किया कि भगवान ना करे एक्सीडेंट में मौत हो जाए, परिवार दर दर की ठोकरें खाता फिरता है,
जिंदगी चल नहीं पाती। हमने तय किया 4 लाख रुपया देंगे, सामान्य मृत्यु पे 2 लाख देंगे, अंतिम संस्कार के लिए 5,000 देंगे, ताकि अंतिम क्रियाक्रम भी पूरी इज्जत और सम्मान के साथ हो जाए। गरीब की इज्जत भी इज्जत होती है, उसका सम्मान भी सम्मान होता है। ये मेरी संबल योजना है। और कमलनाथ और कांग्रेस, आज तुमसे मैं पूछना चाहता हूं, तुमने मेरी संबल योजना बंद कर दी थी। 1.25 साल मामा मुख्यमंत्री क्या नहीं रहा, कांग्रेसियों को मौका मिला और संबल योजना ही बंद कर डाली। संबल योजना बंद करके तुमने पाप किया था कमलनाथ, इसके लिए जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। अब संबल योजना फिर से चालू, अरे चालू होना चाहिए कि नहीं? लेकिन कमलनाथ दादा एक काम और कर गए, कई नाम उड़ा दिए, काट दिए, बहुत से नाम, कई के नाम कट गए। तो भैया जो गरीब है उनके सबके कार्ड संबल के बनना चाहिए कि नहीं? बहना तुम भी बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? तो जरा हाथ उठाओ, कौन कौन के कार्ड बने, जिनके बने वो पहले उठाओ। भैया गरीबों की बात कर रहे हैं जरा, अच्छा नीचे करो। अब जिन जिन के कार्ड नहीं बने वो उठाओ। याद रखो गरीबों के ही बनना है भैया। अब कलेक्टर यहां आ जाए, माइक लेके आए, माइक लेके आए। अपना सीएम जनसेवा, हाँ उसी पे आ जाए। देखो भैया ये तो जनता का दरबार है रे, यहां तो सीधे सीधे बात होती है। तो लगातार इस आयोजन पर भी नजर बनी रहेगी, लेकिन रायपुर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। पूर्व सीएम रमन सिंह को चेतावनी दी है। वो गलत और आपत्तिजनक बयानबाजी कर रहे हैं। सोनिया गांधी का एटीएम कहना, कोयले में प्रति टन 25 रुपए लेने का आरोप लगाना। सीएम भूपेश बघेल ये भी कहते हैं कि अब इसे प्रमाणित करें या माफी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ मानहानि का दावा ठोका जाएगा। डरते कोई नहीं है, डर तो इनके मन में है। रमन सिंह बार बार चुटका देते रहते हैं, जाके क्या करते हैं दिल्ली में, केवल एक ही काम है, शिकायत करना है ना। और रमन सिंह जी जो बयान दिए हैं वो घोर आपत्तिजनक है। जो कहते हैं कि सोनिया गांधी जी के एटीएम है, वो कहते हैं कि 25 रुपये टन कोयला में ले रहा है, प्रमाणित करे, अन्यथा सार्वजनिक उससे माफी मांगे, नहीं तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ मानहानि दावा भी करूंगा मैं। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, हमने नेताओं से भी रिएक्शन लेने की कोशिश की। आरोप लगा देना और साबित करना, इसे लेकर बड़ा विरोधाभास नेताओं के बयानों में होता है। पर एक खुली चुनौती है कि या तो आप साबित करें या फिर मानहानि। ममता, लगातार बीजेपी की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे थे। और अगर हम बात करें तो अभी कल जो बयान दिया था डॉक्टर रमन सिंह ने, जो आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी का एटीएम और कोयले के पीछे जो है वो प्रति टन 25 रुपए लिया जा रहा है, तो ये इस तरह के जो आरोप थे वो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है वो कांग्रेस वैसे भी सख्त रवैये पे थी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बेहद सख्त रवैया अपनाया है। उन्होंने कहा है कि आरोप आप लगा देना, और खासतौर पर डॉक्टर रमन सिंह जो 15 सालों तक के मुख्यमंत्री रहे, तो आप प्रमाणित करें, क्योंकि सार्वजनिक जो जीवन पे आप आसानी से आरोप लगा सकते हैं, लेकिन उसको प्रमाणित करना या डॉक्यूमेंट्स पे कोई बात नहीं करते हैं। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह इसे प्रमाणित करें, और प्रमाणित नहीं करेंगे तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे और मानहानि का दावा भी ठोकेंगे। साफ तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक सख्त रवैया अपनाया है और सख्त चेतावनी भी दी है। जाहिर तौर पर यह एक मैसेज भी है कि विपक्ष के तौर पर सरकार के कामों पर सवाल उठाना, सरकार के पर आरोप लगाना दूसरी बात है, लेकिन एक और बात है कि आप अगर कोई आरोप लगाते हैं तो उसकी गंभीरता को भी समझिए कि किस तरह के आप आरोप लगा रहे हैं। और बिना प्रमाण अगर कोई बड़े आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब जो है वो जीरो टॉलरेंस वाली स्थिति होगी और किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जाहिर तौर पर अब देखना यह है कि क्या डॉक्टर रमन सिंह सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगते हैं या कि जो उन्होंने आरोप लगाया था उसके डॉक्यूमेंट पेश करते हैं, क्योंकि इसको लेकर बीजेपी के किसी भी बड़े लीडर की तरफ से ये बयान नहीं आया कि हाँ जो भी आरोप लगाए गए हैं या जो बयान दिए गए हैं
है या डॉक्टर रमन सिंह की तरफ से भी ये बयान नहीं आया है कि हमारे पास उसके प्रूफ है, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है और हमने क्यों कहा है। और जाहिर तौर पर ये अब काफ़ी बड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे सीधे तौर पर अब कह दिया है कि यदि वो सार्वजनिक तौर पर डॉक्टर रमन सिंह माफ़ी नहीं मांगते हैं तो या तो फिर वो दस्तावेज वो जो है वो सामने लाए या प्रूफ करे या फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मानहानि का दावा ठोका जाएगा। देखना यह है कि डॉक्टर रमन सिंह जो है की तरफ से अब किस तरह की बात कही जाती है। लेकिन इस बार जो है अगर हम बात करें तो इस तरह के आरोपों पर पहले भी डॉक्टर रमन सिंह आरोप लगाते रहे या बयान देते रहे हैं, लेकिन इस बार बेहद सख्त जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात, और आपने याद भी दिला दिया कि डॉक्टर रमन सिंह जब खुद मुख्यमंत्री थे तब उनका भी प्रिय था ये मानहानि वाला जो बयान था, उन्होंने तो दावे और ठोके भी थे। बहुत बहुत शुक्रिया ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। खबर पेंड्रा से, जहां बेहद शर्मिंदगी भरी तस्वीर सामने आई है। शव वाहन नहीं मिलने पर ऑटो पे रखकर शव को ले जाना पड़ा। ऑटो में लाद कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामला पेंड्रा जिले का है। दीवार गिरने से मलबे में दबने से युवक की मौत हो गई। प्रशासनिक अमले में ने किसी तरह की मदद तो छोड़िए, एम्बुलेंस या शव वाहन तक उपलब्ध नहीं करवाया। पेंड्रा के अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव को यूं ही सौंप दिया गया, कफन तक नसीब नहीं हुआ। सुबीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबीर, पूरा घटनाक्रम और ये और शर्मिंदगी भरा एहसास है कि एक कपड़ा, एक कफन तक नसीब नहीं हुआ पोस्टमार्टम के बाद। सुबीर, आपको बता दूं, मकान तुड़ाई के दौरान दीवार गिरने से मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया था। आज सवेरे की बात है, जिसके बाद परिजन उसे पेंड्रा अस्पताल लेके गए थे। थोड़ी देर बाद इलाज चलने के बाद नीरज की मौत हो गई, मजदूर नीरज की, जहां डॉक्टरों ने शव को पोस्टमार्टम करने के लिए कह दिया। लेकिन शव को वहां तक न ले जाने के लिए कोई वाहन ही नहीं था, ना ही कफन दिया गया अस्पताल प्रबंधन की तरफ से, जबकि प्रबंधन के पास शव मुक्तांजलि के साथ और भी गाड़ियां उपलब्ध हैं। पोस्टमार्टम अस्पताल से लगभग 2 किलोमीटर दूर पे होती है, जिस कारण परिजनों ने मजबूरीवश शव को चटाई में लपेटकर ऑटो में रखकर पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए। जरूरी मदद न मिलने से मृतक परिवार की भावनाएं तो आहत हुई हैं, लेकिन उनकी भी ये मजबूरी होती है कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। इससे अस्पताल प्रबंधन के ऊपर सवालिया निशान तो उठ रहा है। अस्पताल प्रबंधन इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? जी, जाहिर तौर पर इतना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कैसे। धन्यवाद सुबीर इस तमाम जानकारी के लिए।